यदि आप हिमालय की लंबी श्रृंखलाओं के दर्शन करना चाहते हैं तो शायद पौड़ी से बेहतर कोई जगह नहीं। आप धैर्य से खड़े होकर सैकड़ों चोटियों को पौड़ी शहर से या पौड़ी के आसपास से भी गिन सकते हैं। ये वही पौड़ी है जो पलायन की सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के सैकड़ों गांव पिछले कुछ वर्षों में घोस्ट विलेजेस में तब्दील हो गए हैं और आगे भी होते जा रहे हैं। लेकिन पौड़ी जिले का एक गांव ऐसा भी है जिसने इन विपरीत परिस्थितियों में अपने जन्म की सालगिरह को बड़ी धूमधाम से मनाया और ये ग्राम है पाबो ब्लॉक का कलोन गांव, जो पौड़ी से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं पुनः आपको इस गांव की 200वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम ग्राम सभा कलोन के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और एक आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए तथा एकजुटता का परिचय देते हुए दृढ़ संकल्पित हैं। हर मन में श्रद्धा के बीज बोए रखना, अपने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, गांव की बसाकत करने वालों का यह दिव्य सपना था। गांव की एकता और अखंडता को बनाए रखना। कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूल गए हैं। हाँ जी। हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे गांव की स्थापना की उन पूर्वजों को हम जिस तरह से श्राद्ध देते हैं इस तरह से उनको श्रद्धांजलि दें। ये मेन मुद्दा हमारा ये है। लेकिन अब जैसे 200 साल पूरे हुए तो ये कैसे आपको लगा कि भी 200 साल पूरे हो गए हैं उसको? 200 साल ये कैसे आया दिमाग में 200 साल ये का? मेरे बचपन से मुझे पता था, अच्छा। मेरे बुजुर्गों से मुझे पता था कि 1822 के सर्वे में जो यहाँ की पैमाइश होती है उसमें हमारा गांव सबसे पहले चढ़ा है। अच्छा। 1822 में तो सर्वे हुई लेकिन गांव उससे पहले बस गया था। अच्छा, मतलब जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ये बताता है कि 200 साल तो है। 1822 तो सरकारी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड है ही के है। हिसाब से है। हाँ। है ही है। ठीक है। तो बसा उससे पहले होगा। उससे पहले 5-7 साल पहले बस गया था। ठीक है। लोग उस सिर्फ 5-7 फैमिली थी पहले। ठीक है। उसके बाद लोग जुड़ते गए। हाँ हाँ हाँ। जरूरतमंदों को इधर उधर से आते गए और गांव वाले उनको स्वीकार करते हुए अपने साथ मिलाते गए। ठीक है, ठीक है। तो आपने जो इसका गांव का रिकॉर्ड वगैरह है, चाचा जी आप भी मेरे ख्याल से शामिल थे इनके साथ काफ़ी। जी जी बताइए। तो जैसे ये तहसील है तो उससे पुराना रिकॉर्ड भी 1822 का रिकॉर्ड तो था ही था। हम पहले उससे तहसील पहले ऑफिस- वाले भी देखा आपने? हम पहले तहसील ऑफिस में गए थे। ठीक है। तो उन्होंने बोला 1960 से पहले का रिकॉर्ड बंदोबस्त ऑफिस में है। अच्छा, बंदोबस्त 1960 के बाद तो कंप्यूटराइज हो गया है। उससे पुराना आप बंदोबस्त ऑफिस में जाइए। ठीक है। फिर हम बंदोबस्त ऑफिस में गए। अच्छा, तो जैसे 1822 में तो आपको कलोन गांव का वो मिल गया राजस्व रिकॉर्ड में, ठीक है। जी जी। तो उससे पहले का भी देखा आपने, जैसे 1810, 1815? 1810 को हम कुछ किताब मिली नहीं हो। किताब नहीं मिली, मतलब जो आपको किताब मिली वो 1822 की थी, है ना? बिल्कुल। तो हमने बस यही मान लिया कि उसके हिसाब से हमारे 200 साल पूरे हो हम गए। उसी के हिसाब से हमने 200 साल पूरे कर लिए। तो जैसे ये गांव बसा था तो शुरू में सबसे पहले यहाँ कोई आया होगा यहाँ। हाँ। तो वो लोग कहाँ से आए थे वो? तो सबसे पहले आया सोनू मंगाई। अच्छा। वो आए मुल्ठी से। तो मुल्ठी कहाँ हुआ ये? मुल्ठी ही पेडूल से हमारे पास के है। अच्छा, मतलब गढ़वाल से ही गढ़वाल हाँ, के? गढ़वाल गढ़वाल के हैं। क्योंकि पुराने उसमें कहा जाता है कि भी जो गढ़वाल के लोग हैं वो काफ़ी राजस्थान से भी आए हैं शुरू में जब बसे होंगे। वो रिकॉर्ड नहीं वो रिकॉर्ड नहीं है। वो तो क्योंकि राजस्थान में भी रावत बेस्ट ये सारी जातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं। हाँ, तो ये माना जाता है कि जो हमारे गढ़वाल में जो गांव बसे हैं ये राजस्थान के लोग कभी यहाँ पर भी आके बसे थे। राजस्थान के खासकर रावत। अच्छा। राजस्थान से जो लोग आए हैं रावत खानदान के। बाकी जैसे पंडित लोग हैं ये कुछ गुजरात से आए, कुछ उड़ीसा से आए।
अच्छा। हाँ, उड़ीसा और गुजरात दोनों जगह के पंडित आए हुए जो यात्रा पे आते थे ना। हाँ, हाँ, बद्रीनाथ यात्रा बद्रीनाथ यात्रा वो पे। कई लोग देखते रहे, उन्होंने देखा कि क्या स्वर्ग भूमि है, अच्छा। हम यहीं ठहर जाते हैं। वो ठहर गए, ये बाद में अपने बाल बच्चों को लिया है, इस तरह से गाँव बसते गए, फिर गांव बसते गए इस तरीके से। तो अभी हमने कलोन गांव की हिस्ट्री के बारे में सुना कि कैसे ये 200 साल पहले बसा था और इसका राजस्व रिकॉर्ड से कैसे पुष्टि की गई। तो भाई साहब, आपके मतलब जब आपके भी इन्होंने प्रस्ताव रखा तो आपके दिमाग में भी आया होगा कुछ सवाल कि भी कैसे गांव में कैसे संभव हो पाएगा। गांव में तो बहुत कम लोग बाग, बहुत कम है, सब लोग बाहर ही रहते हैं। देखिए, जब मेरे पास चाचा जी की चिट्ठी आई तो पहली चिट्ठी का मैंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यहाँ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये पाता था कि यहाँ कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मुझे गर्व है यहाँ के लोगों पे, और ख़ासतौर पे कैप्टन मंगल सिंह, सुरेंद्र चाय जी और महिपाल जी, इन्होंने जिस तरह से कार्य को निकाल के लाए हैं। मतलब दिल्ली में भी हमें कार्यक्रम कराते हुए बहुत परेशानियाँ होती हैं और इसी तरह से परेशानी को निकलना पड़ता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बड़ा ही, मेरे लिए कोई यहाँ पे टेंशन नहीं। जब ये प्रोग्राम मैंने संज्ञान में लिया दूसरी चिट्ठी के बाद अपनी संस्था की, क्योंकि हमारी जो हिलास संस्था है यहाँ के प्रवासी जो कलोन गाँव के, उनकी संस्था है, उनकी मीटिंग बिठाई, उसमें मुझे सपोर्ट मिला। तो हमने वहाँ से फिर सोचा कि कैसे हम दिल्ली में रहने वाले यहाँ आके कार्य करने में इतने सक्षम नहीं रह पाते हैं। खासतौर पर मैं अपने आप को सक्षम नहीं पाता, क्योंकि भाग दौड़, पहाड़ पे चढ़ना, ये उतरना है। तो उनसे हमने ये कहा कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, साथ में जितना हमसे हो सकता है सभी भाई बंधु परिवार सहित आएंगे, क्योंकि दिल्ली में भी हम साल में एक बार एक कार्यक्रम कराते हैं जिसमें सारी फैमिलीज़ इकट्ठे होती हैं, उनका लंच होता है और उनके कार्यक्रम होते हैं। तो वो हमने कहा इस साल हम गाँव में मनाते हैं। और जब ये प्रोग्राम का संज्ञान में लिया, उसकी मैं कई दिन तक सो नहीं पाता था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन इतनी परेशानी है, ये आएंगी। लेकिन जब मैं क्योंकि मैं उसके बाद 2-3 बार गांव आया, मैंने ये पाया कि ये लोग सक्षम हैं, ये बड़ी अच्छी तरह से कर लेंगे, तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैसे ही हूँ, मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, और जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं खुद ही स्वयं ही आगे आता हूँ, या लोग पूछ लेते हैं जैसे भी करना है। बट मेरे को ये लगता है कि कैप्टन मंगल सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। सुरेंद्र चाचा जी और ये दोनों ऐसे जुझारू रूप से लगे हुए हैं कि मैं उसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, एक्सेप्ट कि धन्यवाद। तो जैसे आपने बताया कि गांव वालों ने पूरा साथ दिया, तो थोड़ा सा मुझे गांव के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पर कितने घर हैं टोटल, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर बसे हुए जो लोग हमारे यहाँ गाँव। रहते हैं। जब हमने ये इस कार्य की शुरुआत की, सबसे पहले मैं सारे गाँव के मैंने एक लिस्ट बनाई जिनका मैं नाम कर लेके आया, जो हमारे प्रवासी लोग, अप्रवासी लोग और जो जिस परिवार से आते हैं सबकी हमने लिस्ट बनाई और अलग अलग। उसके बाद हमने पौड़ी बंदोबस्त कार्यालय में गए, वहाँ से हमें जो जानकारी मिली उस जानकारी के आधार पे हम हर परिवार का वो लेके आए, क्योंकि उसके मुताबिक हमारा गांव जो है करीब 200 वर्ष पंजीकृत है। हो सकता है उससे पहले भी बना हो, हाँ, कुछ लोगों ने आया होगा, परंतु जो संरचना हुई इसकी 200 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो उसके अलावा जो भी हमें महापाल सिंह भाई साहब से बराबर वो लेते रहे उनसे, और साथ में ही हम श्री विनोद सिंह रावत जी से भी संपर्क में बराबर रहे। और यहाँ पे भी हमें जो हमारे माननीय महापाल सिंह रावत जी भाई साहब हैं, उन्होंने काफ़ी गाँव का लोगों की जो भी हमारी परंपरा है, संस्था है, अच्छा उनका मतलब प्रैक्टिस कराई, और उसका नतीजा आप लोग सभी देख रहे हैं। एक किस्म से ये आपने शुरुआत की है, शुरुआत की है, यहाँ बिगनिंग हुई है यहाँ पर। मैंने जैसे पूछा कि भी यहाँ कितने इस गांव में कितने लोग हैं जहाँ आपको ये था कि भी इतने लोगों से तो हमें सपोर्ट मिलेगी, और कितना % है जो बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं जो? हमारे गांव में अभी 60 परिवार हैं और लगभग इतने ही परिवार हमारे बाहर हैं। और इसमें जो भी बाहर से आए हैं, दिल्ली के अलावा कोई देहरादून से आया है, कोटद्वार से, जहाँ से भी आए हैं, सभी लोगों ने इसमें बड़ा अपना अच्छा योगदान दिया है। धन्यवाद। बाकी आपको अभी आगे आज जो प्रोग्राम्स होंगे उसके इंटरव्यूज़ भी बताते रहेंगे, उसके वीडियोस भी आपको दिखाते रहेंगे आपको। धन्यवाद।
जैसे मैं विजिल मारूंगा आपने अपनी दौड़ शुरू कर देनी, दाया बाया मत देखना। रेडी मेरा दोनों टीमें टीम तो अच्छी खींच रहे हैं, परंतु आपको अपने बीच में से 1 2 3 सबका जोर लगेगा, नहीं तो से नहीं लगेगा। रेडी है? रेडी है? चलो चलो बहुत अच्छा रहा है। और पटे पटे एक बार और घुमा उनको, 1-2 बार और घुमा। बाहर से कोई नहीं बोलेगा, बाहर से कोई नहीं। बहुत बढ़िया तपलाल जी। कोई नहीं, बाहर से कोई नहीं। अच्छा हुआ आपने अपने पाइप पे नहीं मारा भाई, नीचे आपके नोटी चली राज जाके सिद्धि नोटी
अपनी ग्राम सभा कलोन और दिल्ली में व अन्य क्षेत्रों में रहने वाले गांव वासियों की तरफ से, जो हमारी हिलाल संस्था की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्य मानता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला यहाँ आए। कलोन ग्राम की स्थापना 1822 में हुई, जैसा बताया गया था। सोनू मंगाई जी सबसे पहले इस गांव में आए थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि विधायक जी के पास भी समय का अभाव है और धीरे धीरे इस क्षेत्र में ठंड का प्रभाव काफ़ी होता है। लेकिन कुछ बातें मैं अपने भाषण में जरूर रखना चाहूँगा और माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। विधायक जी, हमारी स्वतंत्रता को 1947 में हुई। उत्तराखंड की स्थापना को हुए 22 साल हो गए। हम स्वतंत्रता के बाद भी पलायन पे मजबूर थे और आज भी पलायन पे मजबूर हो रहे हैं। कारण उस वक्त जो कारण थे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की संबंधी सेवाएं, जहां हमारी बाकी समस्याओं का निवारण तो हो जाता है, लेकिन रोजगार की समस्या हमारी वहीं की वहीं है। लेकिन कोविड में 2019 में हमें सिखाया कि हमें वापस अपने गांव का रुख करना है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरे कई साथियों का जन्म दिल्ली में हुआ, हम सब दिल्ली में ही पढ़े लिखे। लेकिन रामायण में श्लोक है ना, जननी जन्मभूमिश्च सर्वादिति गरीयसी। वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि हमारी जन्मभूमि जो है वही हमारे लिए स्वर्ग समान है। तो वो जो मातृ प्रेम है वो हमें खींच के लाता है, लेकिन यहाँ की समस्याएं हमें लौटा देती हैं। ये नहीं होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई स्कीम निकाली, बहुत अच्छी स्कीमें निकाली हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहते हैं, वो धरातल पर नहीं पहुंच रहा है। हमारी स्कीम, प्रधानमंत्री की स्कीम हर घर जल, हर घर नल तो है पर जल नहीं पहुंच रहा है। ये समस्या, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ भारत सरकार का, लेकिन आज भी मैं पानी के लिए यहाँ लाइन में लगता हूँ, जबकि दिल्ली में मुझे बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मातृभूमि का प्रेम खींच के लाता है। स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इसका संज्ञान लें और मैं अपनी संस्था के लेटर हेड पे आपके साथ फॉलोअप करता रहूँगा। दूसरी समस्या हमारी रोड की है, जैसा कि अभी ज्ञापन में अभी कहा गया कि रोड टूटी है, लेकिन इसके अलावा सर मेरे गांव की रोड नहीं है। बेटा जगड़ की रोड तो 10 साल बने हुए, लेकिन पक्की नहीं हुई। हमारे नीचे के गांव से, हमारा ब्लॉक पाबो है, अगर मैंने पाबो जाना तो मैं पौड़ी जाता हूं पहले, फिर पौड़ी से जीप पकड़ के, यानी 3 घंटे लगते हैं पाबो पहुंचने में। पैदल जाए आदमी तो 1 घंटे में पहुंचता है। माननीय विधायक जी, आपसे सविनय निवेदन है, इस बात का संज्ञान लें कि वो बेटा जगड़ की रोड पक्की हो जाए और जो दूसरे गाँव हैं हमारे उड़ा की वगैरह, उनसे भी उसका संपर्क सूत्र बन जाए, तो आपकी अति कृपा होगी। समस्याओं का तो भंडार है, लेकिन जो ये मूलभूत समस्या पानी की और रोड की है, ये आप जरूर इसका संज्ञान लीजिए। लेकिन पलायन का दूसरा रूप नहीं होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं पलायन की होड़ में, दौड़ में भाग रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल से लगभग उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ, सरकार के साथ भी, प्रशासन के साथ भी, और पिछले 5 सालों में मुझे लगा है कि उत्तराखंड के गांव का जो विकास है वो सिर्फ उद्यान से हो सकता है, हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उससे नहीं। तो क्योंकि कलोन मेरा गांव है, मेरी इच्छा है कि मैं सबसे ज़्यादा काम इस गांव में करूं, इस गांव के लोगों के माध्यम से हो। तो हमने लगभग 2000 सेब के पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो सारे हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। जैसे टर्की का जो अखरोट है वो सबसे बढ़िया है विश्व में, तो टर्की से हमने अखरोट के पिछले साल कुछ पौधे मंगाए थे, वो काफ़ी लेट आए, और मकसद यही था कि अपने गांव में प्लांटेशन करें। तो अपने गांव के लिए मैं वो चाहता हूं कि गांव के लोग उसको लगाएं, और वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन ये है कि 1500 रुपये का पौधा हमारा बर्बाद ना हो, बेकार ना हो, मुफ्त का समझ के। तो मैं यहाँ जो आयोजक हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी लोग पौधे लगाने चाहें, अखरोट का अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 बाय 3 का गड्ढा करना पड़ेगा आपको।
तो जितने भी आप पहले गड्ढे करके लगभग 15 दिसंबर तक मुझे अगर ये सूचना दे देंगे कि यहाँ पर हमारे 100 गड्ढे हो गए हैं 3 बाय 3 के, तो उसके बाद ही हम उन पौधों को यहाँ लाएंगे। और वैसे ही अगर आपने खुमानी के पौधे लगाने हैं तो उसके लिए आपको 2 बाय 2 का गड्ढा करना पड़ेगा, यानी कि 2 फीट बाय 2 फीट का। तो खुमानी के लिए खुमानी किसी भी हार्ड स्टोन फ्रूट बोलते हैं, स्टोन फ्रूट इसलिए है क्योंकि किसी भी हार्ड लैंड में वो लग जाता है। तो उसके लिए 2 बाय 2 का गड्ढा, अखरोट के लिए 3 बाय 3 का। बाकी हमारी कोशिश है कि जो हमारा एक ऑर्चर्ड लगा है इधर ऊपर के वाले रास्ते से, तो उसके साथ वाली नीचे वाली ज़मीन को भी हम लोग या तो जितने लोगों की वो ज़मीनें हैं वो हमें कोऑपरेटिव बनाएं, उन लोगों के उसमें शेयर होल्डिंग हो जब भी उसमें क्रॉप लगे। दूसरा तरीका ये है कि उनको उस ज़मीन का किराया देकर तो उसको डेवलप हम करेंगे। तो लगभग 5 बीघा या 20 नाली में डेवलप करने का जो हमारा खर्चा आता है वो 15 लाख होता है। तो अगर हमारी यहाँ पर 40-50 नाली होती है तो 30-35-40 लाख का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोग करेंगे। और जब भी उसकी रिटर्न्स आएंगी तो पहले वो इन्वेस्टमेंट कवर करने के बाद बाकी वो शेयर होल्डर्स को जैसे जैसे आता रहेगा उस तरीके से वो दे दिया जाएगा। तो बस मेरे इतने ही विचार हैं। तो गड्ढे जिसको भी अखरोट लगाने हैं वो गड्ढे कर लें, और मेरी इच्छा तो है कि यहाँ कम से कम 100-200 गड्ढे हों यहाँ पर। तो वैसे हमारे पास सर्बिया एक रशिया के साथ लगता है एक देश है, तो वहाँ के हमारे अंगूर के पौधे हमारे पास तो 6-7 वैरायटी हैं जो ब्लैक कलर का अंगूर होता है। तो अगर कुछ लोग उसको भी लगाना चाहें तो उसके लिए भी आपको 2 बाय 2 का गड्ढा करना पड़ेगा। तो अंगूर तो गांव में भी लगा सकते हैं लोग अपने सगोड़े में, एक कोने में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो गांव के लोगों के लिए है। और सेब के लिए हम चाहते हैं कि सेब के लिए आप एक इकट्ठा कंसोलिडेट करके, मतलब एक चकबंदी करके उसमें ये काम करें। धन्यवाद। चालो माधो सिंगा लिंग दी डंडारी